राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ऊधम सिंह नगर में किसान बहुल, अगर देखें तो 9 सीटों पर कहीं ना कहीं किसानों का असर है, विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखाई दिया? देखिए, अगर आप बात करें ऊधम सिंह नगर में किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन का ऊधम सिंह नगर में असर है, और उस असर का सबसे बड़ा प्रमाण है यशपाल आर्य। अगर ऊधम सिंह नगर में किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा असर ना होता तो यशपाल आर्य बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में ना आते। उनके पार्टी बदलने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही रही है कि वो वहाँ पे किसान आंदोलन के चलते हुए खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, बल्कि हारता हुआ वो खुद को देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसको बदला है। बाकी अगर आप देखेंगे काशीपुर से लेकर जसपुर तक, वैसे तो वहाँ जो ऊधम सिंह नगर की 9 सीटें हैं, 9 की 9 पर ही किसानों का वहाँ ठीक ठाक वोट बैंक है। किसान के साथ जो पिछले चुनाव जितने भी होते रहे हैं, किसानों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वो चुनाव आते आते वो जातियों में बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जैसे ऊधम सिंह नगर को हमने पूरा घूमा है, नैनीताल जिले को भी पूरा घूमा है, तो किसान उस तरीके से इस बार बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, जातियों में नहीं बढ़ता दिख रहा है। और अगर ऊधम सिंह नगर की बात करें तो वहाँ तो जो सिख बहुल इलाके है, ज़्यादातर किसानी उन्हीं के पास है, और वो बड़े फार्मर वो ही है। आप बाजपुर की बात करें, और बाजपुर, जसपुर, इसके अलावा आपका काशीपुर हो गया, इन पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, इस पर असर पड़ रहा है। अब ये महत्वपूर्ण बात यह है कि वो असर कितना रहेगा, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान आंदोलन के साथ साथ वहाँ आम आदमी पार्टी भी है, और आम आदमी पार्टी ऊधम सिंह नगर की 2-3 सीटों पर बहुत अच्छा करते हुए दिख रही है, तो असर इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ किसान आंदोलन के साथ ही हम और मुद्दे भी जानेंगे, जिस तरीके बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, ये सब। अगर हम जसपुर सीट से बात करें तो क्या लगता है आपको, जसपुर सीट पर क्या मुद्दा प्रभावी रहा है? देखिए, आप जब जसपुर सीट की बात करते हैं तो जसपुर सीट का जो समीकरण है वो बहुत सीधा सीधा समीकरण है। एक तो अगर ऊधम सिंह नगर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है उनमें से एक जसपुर सीट आती है, और दूसरी क्या बात है कि जसपुर सीट पर चौहान आबादी भी अच्छी खासी है। तो अगर इस बार जो मैंने महसूस किया है, पूरे के पूरे घूमते रहे हम, इलेक्शन में घूमते रहे, और वोटिंग के दिन भी बहुत बाहर ही रहे, बहुत कई पोलिंग बूथों पे गए, कई जिलों में गए, तो इस बार जो मुस्लिम वोटर है वो बट नहीं रहा है। और जसपुर सीट पे अगर मुस्लिम वोटर चौहान से जाके मिल जाता है तो वो अपने आप में विनिंग सीट बन जाती है कांग्रेस के लिए। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आपने कहा कि मुस्लिम वोटर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बात करें तो वो मुस्लिम हैं, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोट उनके भी पाले में कुछ जा रहा है? देखिए, हर सीट पे 10-15 हज़ार वोट हर बार ही बढ़ता है। 10-15 हज़ार वोट ऐसी जगह चला जाता है कि आप उसको कह सकते हैं कि वो कंडम हो जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है, जसपुर सीट पे भी हम लोग गए, मुझे ये नहीं लगता है कि वो मुसलमान, वहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है वो इस तरह की एक नादानी करेगा, क्योंकि वो अकेला जिताने की स्थिति में नहीं है, और वो किसी के साथ जुड़ेगा तब वो जिताने की स्थिति में है, और उसका एक सीधा सा एजेंडा है कि बीजेपी को कैसे इस इलेक्शन में मात दी जाए, हराना है। और वो तो बहुत मोटी मोटी वहां पे अगर आदेश चौहान की बात करेंगे तो वो चौहान कम्युनिटी से आता है, तो जाहिर सी बात है वो उसी के साथ जाके जुड़ेगा। अगर वहां पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट काटता भी है तो इतना तो मुसलमान पहले ही बढ़ता रहा है थोड़ा, लेकिन इस बार इतना नहीं बढ़ेगा कि जितना पहले बढ़ता रहा है। अगर आप हरिद्वार ग्रामीण सीट की बात करें तो हरीश रावत केवल इसलिए हार गए थे क्योंकि बसपा का जो वहां पे मुकर्रम थे वो मुसलमान बट गया था, तो हरीश रावत हार गए। लेकिन मुझे लगता है अगर जसपुर को देखे, जसपुर में इतना नहीं बटेगा कि वहां पर आदेश चौहान हार जाए। सीट वहां फंसी, ये बिल्कुल चिंता में है, बिल्कुल शैलेंद्र मोहन सिंघल। जिस तरीके से यशपाल आर्या का कांग्रेस में वापसी हुई, माना जा रहा था शैलेंद्र मोहन सिंघल की भी वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, कांग्रेस ने इस बार, हरीश रावत ने बिल्कुल तय किया हुआ था, हरीश रावत इस चीज पे बिल्कुल अड़े हुए थे कि जो 2017 के बागी है, 16 के जो बागी है, 16 में जो टूट हुई थी, उनको वापस लेंगे नहीं, और लेंगे तो उनको टिकट नहीं देंगे। इसीलिए वहां जसपुर सीट पर 2 समीकरण और है। अगर जसपुर सीट पर शैलेंद्र मोहन सिंघल कांग्रेस में आते हैं और उनको टिकट दिया जाता है तो आदेश चौहान तो पहले से वहां पे विनिंग कैंडिडेट है उनके पास, तो वो ऐसा क्यों करेंगे, पहली बात। दूसरा क्या है कि आप अगर देखेंगे यशपाल आर्य के अलावा और उनके बेटे पुत्र के अलावा
संजीव के अलावा किसी उस समय के किसी भी बागी को ना तो उस तरह से लिया गया और ना उस तरह से टिकट दिया। हरक सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरक सिंह को वापस लाए हैं लेकिन टिकट तो दिया नहीं है, टिकट तो उनकी पुत्रवधू को दिया है। तो शैलेंद्र मोहन सिंगल को टिकट ने लगता है थोड़ा सख्त रुख अपनाया, उनको टिकट ही नहीं मिल रहा था वहां। वो आ भी जाते तो पीछे खड़े होने की लाइन में आ जाते। हरीश रावत ने साफ। क्या लगता है आपको जसपुर सीट पर बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रही, गैस सिलेंडर कोई मुद्दा नहीं रहा, किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं रहा? देखिए वहां किसान आंदोलन मुद्दा है और इसके अलावा जो गैस सिलेंडर, जो महंगाई है, वो एक मुद्दा है। अभी पिछले कई दिन से कुमाऊं की लगभग तकरीबन सभी सीटों पे आफ्टर वोटिंग हम लोग घूम चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वहां मुद्दा नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ने जितने भी अपने वादे किए, चुनावी वादे किए, जैसे 4 धाम 4 काम और दुनिया भर के और भी किए, और हरीश रावत ने तो वादों की एकदम झड़ी लगाई हुई है। वो हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पर कोई ना कोई एक वादा, उत्तराखंड के उत्पाद, उत्तराखंड की संस्कृति, किसी न किसी से संबंधित डाल देते हैं। और उस पर कितना अमल होता है मुझे लगता है वो खुद भूल जाते होंगे कि कोई ऐसा मैंने पोस्ट लिखे है। वो अभी भी डाल रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर, खान पान को लेकर। लेकिन जो कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार आती है तो सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, उसका दाम 500 के ऊपर नहीं जाने देंगे, तो ये अपने आप में इतना अपीलिंग है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अपीलिंग कुछ नहीं है, खास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि रसोई गैस जो है वो सीधे सीधे इफेक्ट करती है। 900 के ऊपर जा रहा है। और आप इसको इस तरह से और देखिए, आम आदमी पार्टी के एजेंडे में है। और जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया, पहली तो बात, मैं अपनी बात इसको आगे करते हुए एक बात और कहूँ, राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा पत्र के नाम बदल दिए। कोई उनको वचन कहता है, कोई कुछ संकल्प पत्र कहता है। इसका मतलब घोषणा पत्र शब्द से जनता का भरोसा उठ गया, वो एक अलग विषय है। तो जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया तो उन्होंने उसमें रसोई गैस को शामिल किया कि हम 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो जाहिर सी बात है वो जो 500 रुपए के हम ऊपर दाम नहीं जाने देंगे, उससे बीजेपी में चिंता थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में। वो अलग बात है कि चुनाव में वो ऐसे नहीं दिखा, नारों में नहीं दिखा, इसके अलावा दूसरी चीज़ों में नहीं दिखा। और उसके पीछे भी एक वजह है, महंगाई और बेरोजगारी नारों में क्यों नहीं आया, क्यों उस तरह से दिखा नहीं है? उसके पीछे वजह क्या है कि हरीश रावत और कांग्रेस पूरे चुनाव को उत्तराखंडियत पर रखना चाहती थी और इस बात पर रखना चाहती थी कि हम भी हिंदू है। बीजेपी कहती है हम हिंदू है, हम हिंदू के हितैषी है, तो हरीश रावत एक बड़ी लाइन खींचना चाहते थे कि हम भी हिंदू है और हम भी हिंदुओं के, उत्तराखंडियत को किया और ये भी किया कि हम भी हिंदू है और हिंदुओं के हम बड़े हितैषी है। कांग्रेस बीजेपी से बड़े हितैषी है, नंबर एक बात। दूसरा क्या है कि बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम ये रही कि वो 1 महीने बाद, मतलब चुनाव के जितने नजदीक आती गई, वो इतना ध्रुवीकरण पर जाती रही। तो उसको लग रहा था ध्रुवीकरण, और पूरा का पूरा माहौल जो है, जो नेता कह रहे हैं, नेता के अलावा जो नेताओं की टीम कह रही है, जो सोशल मीडिया कह रही है, जो मीडिया कह रही है, सबको लगता है यही अंतिम सत्य है। लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। ग्राउंड लेवल पे एक वेव की तरह महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और वो जसपुर सीट पे भी असर कर रहा है। काशीपुर सीट की बात कर लेंगे। हरभजन सिंह चीमा ने अपने पुत्र त्रिलोक चीमा को मैदान में उतारा और टिकट मिलने के साथ ही विरोध शुरू हो गया। 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और उनमें 80 बड़े पदाधिकारी जो संगठन से जुड़े हुए थे सीधे तौर पे, वो शामिल थे। क्या मानते हैं? हरभजन सिंह चीमा के सामने केसी सिंह बाबा, पूर्व सांसद के बेटे नरेंद्र चंद्र हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी वहाँ पर जो है दीपक बाली अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, वहाँ पे भी मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रभावी रहे? देखिए, अगर आप काशीपुर सीट की बात करेंगे तो मुद्दे तो मुझे लगता है बेरोजगारी और महंगाई तो इस चीज हर सीट पर रहा है, और इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। मैं कहता हूं बेरोजगारी को लेकर भी अगर कहेंगे, दोनों में तुलना करें तो महंगाई ऊपर जाती है। तो ये तो मुद्दे रहे हैं। लेकिन काशीपुर सीट जो है, काशीपुर सीट को अगर आप गौर से देखेंगे तो काशीपुर सीट को आप आज से मत देखिए, तुरंत चुनाव के पहले त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दे दिया गया, यहाँ से मत देखिए। उसको तब से देखिए जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, और किसान आंदोलन शुरू होने के बाद, भले कि उससे पहले ही जब अकाली का और बीजेपी का गठबंधन टूटा, तो उस समय एक बात ये भी उठी थी कि जब अकाली से गठबंधन टूटा था तो कहीं ना कहीं हरभजन सिंह चीमा भी क्या दामन छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ ये बात ही नहीं उठी थी। जो वहां पे अन्य बीजेपी के पदाधिकारी और टिकट के दावेदार है, वो ये मान के बैठ गए थे उसी समय कि टिकट तो इस बार हमें मिलना है,
और वैसे भी हरभजन सिंह चीमा ने उम्र ज़्यादा होने के कारण ये कह दिया था कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। इसके बाद भी आप ये देखिए, जब चुनाव की आचार संहिता लगी उसके तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ही उन्होंने अपने बेटे को भाजपा ज्वाइन कराई है, उसकी प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन कराई है। तो जब प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन कराई उसी समय से ये समीकरण बनने लगे थे कि टिकट कहीं ना कहीं हरभजन सिंह चीमा के त्रिलोक चीमा को मिलने वाला है। और उसी समय पे वहाँ बीजेपी में तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, अंदर खाने वहाँ आक्रोश हो गया था। और ये हो गया था कि अगर हरभजन सिंह चीमा के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का जो विधानसभा सीट का संगठन है वो काम नहीं करेगा, हम मदद नहीं करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ सबसे बड़ा समीकरण ये है, उसमें 2 समीकरण काम करते हैं। एक तो हरभजन सिंह चीमा पूरे के पूरे, अगर उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो सिख समुदाय जो है, जो उनको एक चेहरा बनते हैं, उनके अलावा कोई इतना बड़ा चेहरा वहाँ पे दिखता नहीं है पूरे उधम सिंह नगर में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो बीजेपी में इतनी बड़ी टूट है, क्या हरभजन सिंह चीमा अकेले अपने बेटे को चुनाव जिता लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 400 के आसपास करे, और वो कोई वैसी बगावत नहीं थी, वो खुली बगावत थी। होटल में बाकायदा मीटिंग की गई, वो मीटिंग करके सामूहिक इस्तीफा। लेकिन मुझे वहाँ उस सीट का ऐसा लगता है कि वहाँ भाजपा से नाराजगी जरूर है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, यानी आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दीपक बाली की तरफ वोट बैंक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो बात अलग है, दीपक बाली कितने वोट लाते हैं, तीसरे नंबर पर रहते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं, ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक वहाँ बढ़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के वोट बैंक को अगर बढ़ने की बात करेंगे, देखिए आज जो बीजेपी के से वो वोटर है जो बीजेपी से नाराज वोटर है, वो महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, या फिर जो 3-3 मुख्यमंत्री बदल दी, उसके बहुत सारे फैक्टर है बीजेपी से नाराज होने के। तो वो अगर टूटता है और कांग्रेस के पास नहीं जाता है, मान लीजिए, तो जाहिर है वो आम आदमी पार्टी के पास रुक जाएगा। ये पूरे के पूरे प्रदेश का एक समीकरण बन रहा है, और ये सही बात है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से लड़ती दिख रही है। लेकिन मेरा मानना ये है, जब प्रदेश छोटा होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है, तो आदमी सोचता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, उसको अपने विधायक से काम होते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इस बार उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड में एक पब्लिक परसेप्शन बना कि बीजेपी फंसी हुई है, क्योंकि कहीं कहीं 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, और इसके अलावा जो प्रदेश के नेता है उनकी इस तरह से सुनी नहीं जाती है। और यूपी के जो 3 चरण थे उनका भी, यूपी के जो 3 चरण है उनका भी एक असर दिखाया गया। हालांकि वो तो पहला चरण, दूसरे चरण में इलेक्शन हो गया, लेकिन उसका भी एक असर है, क्योंकि ये पूरी पूरी सीमा लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखनी पड़ेगी कि अगर इस बार के इलेक्शन को आप देखेंगे तो जो प्रदेश की बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है, वो आप निशंक की बात कीजिए, वो त्रिवेंद्र रावत की बात करिए, वो दूर रही है। अब उसको दूर रही है, दूर कर दी गई है, ये भी एक सवाल है कि वो दूर रही है, दूर कर दी गई है। तो ये एक परसेप्शन बना कि कांग्रेस अच्छा करता दिख रही है, अच्छी करती दिख रही है। अब वो कौन कितनी सीटें ला रहा है, कौन कितनी सीटें नहीं ला रहा है, ये इस पे बात नहीं है। मैं भी यहाँ पे एक चीज जोड़ूंगा, प्रत्याशी को भी सिर्फ मोदी चेहरे की जरूरत थी, मोदी या योगी चेहरे की जरूरत थी। निशंक की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, ये जो स्टार प्रचारक जो बनाए गए थे, कहीं इनकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरे चुनाव को देखेंगे, केवल 2 चीजें याद दिलाई गई, 3 चीजें, बल्कि जो वोटर है उसको केवल 3 चीजें पूरे चुनाव में बीजेपी ने याद दिलाई है। उसको वो बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता दिख नहीं रहा है, बीजेपी का संगठन चुनाव लड़ता दिख नहीं रहा। 3 चीजें, एक दुर्विकरण, कभी जुम्मे की छुट्टी की बात की जाती है, इसके अलावा जुम्मे की छुट्टी के साथ साथ आपकी जो लैंड जिहाद है उसकी बात की जाती है, और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कॉमन सिविल कोड की बात की जाती है। यानी कि पब्लिक को कहीं ना कहीं लगातार ये याद दिलाया जा रहा है, बोले कि दुर्विकरण। दूसरा ये दिलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, आपको राशन मिल रहा है, आपको किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, यानी कि एक बेनिफिशियरी वोटर जो बीजेपी ने क्रिएट किया है। ये कोई नया नहीं है, लेकिन इन्होंने याद दिलाया, बाकायदा बार बार याद दिलाया कि हम मदद करते हैं। कोरोना में हमने मदद की, कोरोना के पहले मदद की, कोरोना के बाद हम मदद कर रहे हैं, हम तो घर तक राशन पहुंचाते हैं, हम किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। तीसरी बात ये याद दिलाई गई कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमारे पास दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है। तो यानी कि आप चुनाव केवल 3 चीजों पर लड़ रहे हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड जो कैंडिडेट का फेस है उस पर बहुत कुछ मायने रखता है। दूसरा जो परसेप्शन रहता है, एक ये 2 परसेप्शन बहुत बड़ी तरीके से काम किए। एक परसेप्शन ये कि यहाँ तो 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, और दूसरा परसेप्शन ये कि कांग्रेस इस बार अच्छा करती हुई दिख रही है। तो आदमी को एक लगता है कि जो मेरा विधायक है मुझे उससे काम है,
और विधायक वो होगा जिसकी सरकार बनेगी। तो अब वो कितना कांग्रेस का वोट काशीपुर में बट रहा है ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ पे अच्छा करती दिख रही है, उसको देखते हैं। और प्रदेश में ये बात भी चली केसी सिंह बाबा के लेकर, बोले पिता का की हार का बदला लेंगे। बाजपुर सीट की बात कर लेते हैं। एक कहावत है कि रोजे गले पड़ गए, वो क्या, यशपाल आर्य कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आते ही जो बाजवा जो थे बागी हो गए और आप से, क्योंकि बाजवा अगर देखें तो किसान आंदोलन में एक बड़ा फेस रहे हैं, क्या मानते हैं? उनके सामने भाजपा ने राजेश कुमार को उतारा है और आम आदमी पार्टी से बाजवा लड़ रहे हैं। बाजवा कितना डैमेज करने जा रहे हैं यशपाल आर्य को? देखिए, जब बाजपुर सीट की बात करते हैं तो बाजपुर सीट इस प्रदेश की राजनीति को कई तरीके से दिखाती है। हम बाजपुर सीट की बात करते हैं, यशपाल आर्य की बात करते हैं और उसके बाद फिर बाजवा की बात करते हैं, लेकिन अब ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पर बीजेपी में भी बगावत है, बीजेपी से भी निर्दलीय वहाँ पर चुनाव लड़े हैं। तो अब अगर आप, लेकिन वो इतना फैक्टर बनते हुए दिख नहीं रहे हैं। वहाँ पे जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और बाजवा कितना यशपाल आर्य को डैमेज करेंगे ये मुझे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। की अगर बात करें तो किसान बड़ी संख्या में है, किसान बड़ी, और किसान आंदोलन का बड़ा फेस रहे हैं बाजवा, गाजीपुर बॉर्डर से लेके जो इसमें कोई दो राय नहीं, किसान आंदोलन का फेस रहे और वो वहाँ पर टूट भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यशपाल आर्य के चुनाव लड़ने का एक अपना तरीका है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दरअसल जब हम किसी भी सीट की तुलना करते हैं, हम कैलकुलेशन देखते हैं, तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। केवल यही नहीं करता कि किसान है तो सारे के सारे वोट उधर चले जाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ चुनाव कौन लड़ रहा है। अगर जैसे हम काशीपुर की बात कर रहे थे तो वहाँ काशीपुर में आम आदमी पार्टी पर हम इसीलिए चर्चा नहीं कर रहे कि आम आदमी पार्टी पर चर्चा कर रहे हैं, हम वहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह यशपाल आर्य का चुनाव लड़ने का एक अपना तरीका है। मुझे लगता है कि यशपाल आर्य फंसे हुए हैं वहां पर बहुत बुरी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़के बीजेपी की सीट निकल जाए, ऐसा हो सकता है? अब इस तरह का हो भी सकता है, क्योंकि अगर बाजवा ठीक ठाक, सुनीता बाजवा ठीक ठाक वोट तोड़ ले जाती है। पिछली बार यशपाल जो है वो भाजपा से ही चुनाव जीते थे, भाजपा से चुनाव बिल्कुल चुनाव जीते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर सुनीता बाजवा बहुत बड़ी टूट कर देती है तो यशपाल वहां फंसे हुए दिख रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि यशपाल पिछली बार भी 2017 में भी इलेक्शन के दौरान बाजपुर पे मैं 2 बार गया, और पहली बार जब हम गए तो ये हुआ कि यशपाल तो बड़े मुश्किल में फंसे हुए दिख रहे। लेकिन यशपाल के चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो पॉकेट्स को मैनेज करते हैं, इस पॉकेट्स को उस पॉकेट्स को, तो मुझे लग रहा है वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन अगर सुनीता बाजवा बहुत बड़ी टूट कर देती है तो संकट में फंस सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसान मुद्दा वहां पे एक फैक्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चलिए अब गदरपुर सीट की बात कर लेंगे। आपने एक अपने यूट्यूब पे भी एक स्टोरी बनाई थी कि शिक्षा मंत्री जो है वो कभी चुनाव नहीं जीता, तो निश्चित तौर पर क्या मानते हैं शिक्षा मंत्री इस बार ये जो है वो मिथक को तोड़ पाएंगे? क्योंकि उनके सामने कांग्रेस ने बहुत बड़ा जो है कार्ड खेला है, बंगाली कार्ड खेला है, प्रेमानंद महाजन को टिकट दे दिया। तो ये प्रेमानंद महाजन का टिकट रुद्रपुर सीट पे तो प्रभाव डाल ही रहा है, इसके अलावा सितारगंज सीट पे भी, क्योंकि यहाँ पर बंगाली बड़ी संख्या में। क्या मानते हैं कैसा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये जो बात है कि उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए जो चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं, बल्कि कांग्रेस की सरकार में तो ये रिकॉर्ड रहा 2-2 हार गए। लेकिन केवल मिथक से क्या है, परसेप्शन बनता है, और परसेप्शन पब्लिक के दिमाग में रहता है, वो एक फैक्टर की तरह काम करता है। लेकिन चुनाव जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी समीकरण है, उससे होते हैं। अगर आप गदरपुर सीट की बात करेंगे तो पहली तो बात ये है, इलेक्शन से आप बहुत पहले का ही देख लीजिए, कई साल पहले अरविंद पांडे का वहाँ विरोध होने लगा था तमाम चीज़ों को लेकर, सड़क है, ये है, वो है, विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट मुझे लगता है बड़ी चीज़ रही, गदरपुर बाईपास एक बड़ा इशू रहा। हाँ। इसके अलावा जो दुकानें तोड़ी गई मेन मार्केट की, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आक्रोश रहा, और पालिका की सीट भी हारे वो उसके। हाँ, पालिका की सीट भी हारे। तो जब हम गदरपुर की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि सीट वाइज बहुत सारी चीज़ें बदलती है। जब हम पूरे के पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, मोदी फैक्टर अंदर खाने चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो केंद्र सरकार की योजना है वो चल रही है। लेकिन जब हम गदरपुर सीट को देखते हैं तो वहाँ बहुत पहले से माहौल बनने लगा था, जो आपने बताया बाईपास, सड़क, ये वो गए वहाँ पर, वहाँ उनके वायरल हुए, वीडियो भी वायरल हुए विरोध के। यानी कि जो गदरपुर विधानसभा के लोग हैं उनके दिमाग में एक बात बहुत पहले से थी कि इस बार अरविंद पांडे हार रहे।
तो एक वो होता है ना जीतते हुए के साथ जुड़ जाना, नंबर एक बात। दूसरा क्या है, उस सीट पे आप देखेंगे किसान एक फैक्टर और बंगाली समुदाय एक फैक्टर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है उस सीट पे। और वहाँ से महाजन पहले से जीतते भी रहे जब ये संयुक्त सीट थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे के सारे समीकरण जो है वो अरविंद पांडे को फंसा हुआ बता रहे हैं। मतलब महाजन भारी दिख रहे हैं, महाजन भारी दिख रहे हैं। हालांकि जनरल सिंह काली पे पब्लिक कितना इस बार देखिए, ट्रस्ट कर रही है। जब टिकट नहीं बटे थे और जब आम आदमी पार्टी की सीटों की चर्चा हुआ करती थी, तो 2-3 नाम की चर्चा होती थी। उनमें जर्नैल सिंह काली भी एक नाम थे। ये था कि ये तो बहुत अच्छा लड़ेंगे जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस तरीके से अच्छा लड़ते हुए दिख नहीं रहे वहाँ पे। मुझे वहाँ पे सीधे सीधे मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में दिख रहा है, और अरविंद पांडे बिल्कुल फंसे हुए दिख रहे हैं वहाँ पर। मतलब वहाँ पे प्रेमानंद महाजन प्लस है। पर प्रेमानंद महाजन प्लस है।